हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा वीडियो क्लास 12th का सेमेस्टर अर्थशास्त्र होने वाला है। इकोनॉमिक्स की वीडियो है जिसका चैप्टर हमारा मुद्रा है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। देखिए, सबसे पहले जो ये चैप्टर है इसमें इसकी स्टार्टिंग जो है मुद्रा से नहीं है, वस्तु विनिमय प्रणाली से है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी देखते हैं। तो वह प्रणाली का विनिमय वस्तुओं से किया जाता है उस प्रणाली, अर्थात वस्तुओं के बदले ही वस्तुओं का लेन देन हो। तो ऐसी प्रणाली जिसमें मुद्रा नहीं थी, इस समय तक मुद्रा का निर्माण नहीं हुआ था। पुराने समय में, प्राचीन समय में क्या होता था, एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तुओं से क्रय विक्रय होता था। तो उस प्रणाली को हम क्या कहते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली। उदाहरण के लिए देखिए, जब एक किसान गेहूं देता है और बदले में बुनकर से कपड़ा प्राप्त करता है तो इसे हम क्या कहेंगे, वस्तु विनिमय। और ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें यह प्रणाली काम करती थी उसे कहा जाता था वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था या फिर सीसी अर्थव्यवस्था। देखिए, सीसी का मतलब होता है, सी यहाँ पे है कमोडिटी। तो कमोडिटी का मतलब क्या होता है, वस्तु। इसीलिए सीसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, वस्तु अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक अर्थव्यवस्था जहां वस्तुओं और सेवाओं का प्रत्यक्ष रूप से विनिमय किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था अथवा सीसी अर्थव्यवस्था कहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां या फिर दोष। देखिए, सबसे पहले इसकी कमी थी आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, मूल्य की एक समान इकाई का अभाव, भविष्य में किया जाने वाले भुगतान या फिर स्थगित भुगतानों की समस्या, मूल संचय और मूल हस्तांतरण की या फिर स्थानांतरण की समस्या, और वस्तुओं की अविभाज्यता। ये सभी इसकी क्या थी, कमियां थी। एक एक करके डिटेल में इसको पढ़ते हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। समझते हैं इसको, ये होता क्या है। देखिए, वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति जिसके पास एक वस्तु का आधिक्य है वो किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को खोज ले जो ना केवल उस वस्तु की इच्छा रखता हो बल्कि उसके पास बदले में देने के लिए कुछ स्वीकार्य वस्तु भी हो। यानी इस जो है, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, व्यक्ति ए है और व्यक्ति बी है ना। व्यक्ति ए के पास क्या है, गेहूं है, लेट्स सपोज, और व्यक्ति बी के पास क्या है, चावल है। ठीक है। अब व्यक्ति ए को क्या चाहिए, चावल चाहिए। तो इसको तब तक बी की तलाश करनी पड़ेगी, बी को ढूंढना पड़ेगा जब तक बी के पास चावल हो और बदले में बी को क्या चाहिए, गेहूं। इसी चीज़ को कहा जाता था दोहरा संयोग। अब देखिए, उदाहरण के लिए राम के पास अतिरिक्त मात्रा में गेहूं है और उसे दाल की आवश्यकता है। दूसरी ओर श्याम को गेहूं की आवश्यकता तो है लेकिन उसके पास अतिरिक्त दाल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में विनिमय नहीं हो पाएगा क्योंकि श्याम को जो है राम को देने के लिए दाल नहीं है। तो विनिमय तभी संभव होगा जब श्याम राम को दाल देने की स्थिति में होगा। जब तक वस्तु विनिमय में लगे हुए लोगों को, दोनों व्यक्तियों को आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की पूरी तरीके से मेल नहीं हो पाती थी तब तक वस्तु विनिमय नहीं हो पाता था। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी दोष थी, सबसे बड़ी कमी थी। अब मुद्रा ने इसको कैसे दूर किया है, तो देखिए, मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में विनिमय सौदों को दो भागों में, क्रय और विक्रय में विभाजित कर दिया। मुद्रा ने क्या कर दिया, इन सौदों को दो भागों में, एक क्रय में और एक विक्रय में बांट दिया। अब मुद्रा की यह कार्य जो है, इसने आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जो कठिनाई थी उनको दूर किया और लोग अपने वस्तुओं को मुद्रा के रूप में अब बेचते हैं, ये क्या है, बेचते हैं और बेचने से प्राप्त रकम को वस्तु एवं सेवाओं का क्रय करने में इस्तेमाल करते हैं। तो मुद्रा के इस कार्य के फलस्वरूप आवश्यकताओं के दोहरे संयोग में कठिनाई जो हो रही थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ये हमारा पहला पॉइंट था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड हमारा देखिए क्या है, मूल्य की एक समान इकाई का अभाव। मूल्य की एक समान इकाई नहीं थी। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं का मूल्य का कोई सर्वमान्य मापदंड नहीं था कि किस चीज़ के बदले में कितनी वस्तुओं को बेचा जाए या खरीदा जाए, इसका कोई भी जो है मापदंड नहीं था। वस्तु विनिमय जो थी वो अलग अलग मूल्यों पर होती हैं। वस्तु विनिमय में यह निर्धारित करना कठिन होता है कि दो वस्तुओं को किस अनुपात में उसका आदान प्रदान किया जाए। इस प्रकार विनिमय की शर्त को निर्धारित करना क्या हो जाता था, कठिन हो जाता था, जिसके वजह से यहाँ पे एक सामान्य इकाई का अभाव था। उदाहरण से समझते हैं, जैसे कितने गेहूं के बदले में कितना मीटर कपड़ा दिया जाए, यह कौन तय करेगा, इसे कोई तय नहीं कर सकता था क्योंकि वस्तु विनिमय में कोई एक सर्वमान्य मापदंड नहीं होता था। इसीलिए इसके संबंध में वस्तुओं के मूल्यों को व्यक्त नहीं किया जा सकता था। इसीलिए देखिए क्या होता था, विनिमय जो थी, विनिमय के अनुपात को उस समय के मांग की प्रबलता के अनुसार मनमाने ढंग से ही निर्धारित कर लिया जाता था। किसी भी वस्तु की एक जो है
कीमत तय नहीं थी। अब मुद्रा ने इसको कैसे ठीक किया? तो मुद्रा के विकास में मूल्य की समान इकाई को प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार से लेखांकन, लेखा या फिर हिसाब किताब की प्रणाली ने जन्म लिया है। तो मुद्रा का यह कार्य जो है, इससे क्या हुआ? लेखांकन की प्रणाली का जन्म हुआ। आपके एग्जाम में एमसीक्यू में बनेगा कि मुद्रा का वह कार्य बताइए जिससे लेखांकन की प्रणाली का जन्म हुआ। आप क्या कहेंगे? मूल्य की एक समान इकाई। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो थर्ड पॉइंट है, भविष्य में किए जाने वाले या फिर स्थगित भुगतान की समस्या। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, कमी थी। समझते हैं इसको, ये है क्या? देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली में स्थगित यानी भविष्य के भुगतानों की समस्या उत्पन्न होती है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ऋण लेता है तो ऋणदाता को किसी भविष्य की तिथि पर उस ऋण का भुगतान करना पड़ता है। अब वस्तुओं के मूल्य में स्थगित का अभाव होता है। वस्तु का मूल्य भविष्य में कितना होगा हम नहीं जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त वस्तु में एक सामान्य स्वीकृति के गुण का भी अभाव होता है कि जो वस्तु आज डिमांड में है, मांग में है, जरूरी नहीं है कि कल भी उसकी मांग होगी, है ना। उसकी जो है स्वीकृति के गुण में कमी आती जाएगी। तो इस प्रकार से वस्तुओं के रूप में भविष्य के स्थगित भुगतानों को करना बहुत ज़्यादा क्या था? कठिन था। अब मुद्रा ने इस समस्या का समाधान किया। मुद्रा का विकास हुआ तो इससे भविष्य के भुगतानों को सुविधा अनुसार एवं सरल प्रक्रियाओं द्वारा किया जा सकता है। समझ में आ गया होगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा मूल्य संचय तथा मूल्य हस्तांतरण की समस्या, स्थानांतरण भी कहते हैं इसे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में संपत्ति का संचयन मुश्किल है क्योंकि अधिकतर वस्तुओं की जीवन अवधि क्या होती है? सीमित होती है। तो इसको हम अधिक समय के लिए संचय करके, इकट्ठा करके नहीं रख सकते हैं। जैसे गेहूँ, चावल, मवेशी आदि ये बहुत सी वस्तुएं हैं जो समय बीतने के साथ साथ इनका ये जो है खराब हो जाते हैं और इनके संचयन पर लागत भी बहुत ज़्यादा आती है, भारी लागत की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण करने में भी बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, व्यय करना पड़ता है। और कुछ वस्तुएं जैसे अचल संपत्तियां, अचल संपत्तियों का एग्जाम्पल आप भूमि से समझ सकते हैं। भूमि एक अचल संपत्ति है। इसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसका स्थानांतरण संभव नहीं है। तो इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली की क्रय शक्ति का संचयन करना एवं इसका स्थानांतरण अथवा हस्तांतरण करना लगभग क्या है? असंभव है। अब मुद्रा ने जो है इसको खत्म किया है और इस प्रक्रिया को बहुत ही ज़्यादा सरल बना दिया है। नेक्स्ट है हमारा वस्तुओं की अविभाज्यता। अविभाज्यता यानी बंटवारा संभव नहीं है, है ना। देखो, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है जो कि अविभाज्य होती हैं, यानी कि उसको हम छोटी इकाइयों में नहीं बांट सकते हैं क्योंकि विभाजन करने के बाद उस वस्तु की उपयोगिता या तो कम हो जाएगी या फिर उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। तो इससे विनिमय में कठिनाई होगी। उदाहरण से समझते हैं। देखिए, एक घोड़ा है जिसके बदले में विजय को 100 किलो दाल जो है विजय ले सकता है, लेकिन विजय को सिर्फ 20 किलो दाल की आवश्यकता है। अब 20 किलो दाल चाहिए तो अब घोड़े को 5 भागों में बांटा तो नहीं जा सकता। घोड़े को इकाइयों में बांटना मुश्किल है क्योंकि इससे घोड़ा जो है वो अपना मूल्य खो देगा और वास्तव में यह व्यापार कैसा है? अकल्पनीय है, ये हो ही नहीं सकता। तो ये जो है वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या थी? दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी। तो मुद्रा के साथ लेकिन ऐसा नहीं है। मुद्रा ने जो है इस कमी को, वस्तु की अविभाज्यता को खत्म किया है। तो अब मुद्रा के जरिए हम किसी भी वस्तु की कितनी भी मात्रा को आसानी से हम क्या कर सकते हैं? उसके मूल्य के अनुसार विभाजित कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली की दोष थी और इन्हीं दोषों को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए क्या हुआ है? मुद्रा का निर्माण हुआ है। अब मुद्रा पढ़ लेते हैं। मुद्रा होती क्या है? तो मुद्रा से आश्रय उस वस्तु से है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य तौर पर स्वीकार की जाती है। तो ऐसी सभी वस्तुएं जिनको हम विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? मुद्रा। और साथ ही साथ उसी समय पे वह वस्तु मूल्य के मापक और मूल्य के संचय के रूप में भी कार्य करे तो उसको हम मुद्रा कहेंगे। अब मुद्रा के देखिए 2 घटक होते हैं। एक होता है वास्तविक मुद्रा, एक होता है ऐच्छिक मुद्रा। तो वास्तविक मुद्रा हम क्या होता है? तो जब किसी भी देश में जो मुद्रा वास्तव में प्रचलित होती है उसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक मुद्रा। जैसे भारत में जो रुपीज़ है ना, सारे सिक्के, सारे नोट जो रुपए में हैं वो क्या है? प्रचलित है, वास्तव में प्रचलित है। तो ये भारत के लिए क्या हो गया? वास्तविक मुद्रा हो गया। ऐच्छिक मुद्रा की बात कर लेते हैं। ऐच्छिक मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे भुगतान के रूप में स्वीकार तो कर लिया जाता है लेकिन हम वैधानिक रूप से बाध्य नहीं होते, है ना। वास्तव में हम उसको लेने के लिए जो है बाध्य नहीं है। तो इसको भी हमने 2 भागों में बांटा है ऐच्छिक मुद्रा को। एक है हमारे पास बैंक मुद्रा, दूसरा हमारे पास साख मुद्रा। बैंक मुद्रा में जैसे चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया। साख मुद्रा में हुंडी हो गई और हमारे पास विनिमय पत्र हो गया। हुंडी जो होता है ये हम किसे कहते हैं? ये हमारे पास ऋण पत्र होता है,
तो ये ऋण की तरह होता है। तो ऋण पत्र को हम क्या कहेंगे, हुंडी और विनिमय पत्र। तो ये जो है हमारे पास क्या है, ऐच्छिक मुद्रा है। इनको लेने के लिए हम वैधानिक रूप से बाध्य नहीं है, इसीलिए इसको ऐच्छिक, हम अपनी इच्छा से लेते हैं, ऐच्छिक मुद्रा कहते हैं। आगे देखते हैं मुद्रा का उद्गम कैसे हुआ है। देखिए हिस्ट्री है ये मुद्रा की। तो अगर हम बात करें, मुद्रा का जन्म वस्तु विनिमय की प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हुआ था, जो कि इसका मेन रीजन था, है ना, ये हमने पढ़ लिया। अब मुद्रा का विकास कैसे हुआ, तो देखिए मुद्रा की जो प्रमुख विशेषता है वो सामान्य स्वीकृति है, यानी पूरे जगह पे हर विश्व में इसको स्वीकार किया जा सकता है। प्राचीन समय में जो थी विभिन्न प्रकार की कृषि वस्तुओं को तथा पशुओं को मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन बाद में यह अनुभव किया गया कि ये जो कृषि वस्तुएं हैं या जो पशुओं हैं, उनको हम लंबे समय तक संग्रहित इकट्ठा करके नहीं रख सकते हैं। तो इस प्रकार से इनको, कृषि वस्तुओं को और पशुओं को हटा दिया गया और इनके स्थान पे विभिन्न प्रकार की धातुओं के सिक्कों का प्रयोग किया गया, जैसे लोहा एवं तांबा। लेकिन देखो, क्योंकि लोहा और तांबा बहुत ही सामान्य वस्तु थी, तो इनका जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, कम हो गया, है ना। इसीलिए कुछ समय बाद इनको भी असुविधाजनक माना गया और अब सामान्य धातुओं की जगह पे बहुमूल्य धातुएं जैसे चांदी और सोने के सिक्कों का जो है प्रचलन आरंभ हुआ और इनको हमने क्या बोला, धातु मुद्रा बोला। अभी भी जो सिक्के हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, धातु मुद्रा बोलेंगे। लेकिन हुआ क्या, 1930 के बाद में मुद्रा की व्यवस्था जो है वो विभिन्न देशों की सरकारों ने अपने अपने हाथों में ले ली और धातु मुद्रा के साथ साथ इन्होंने कागज मुद्रा का भी क्या किया, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, आविष्कार किया। और आजकल ये जो कागज मुद्रा है इसका चलन विश्वव्यापी है, पूरे विश्व में कागजी मुद्रा का चलन है। मुद्रा का विकास जो है अभी भी हो ही रहा है ना, कागजी मुद्रा पे ही हम नहीं रुके हैं। इसके बाद एक नई मुद्रा सामने आई वर्तमान समय में, वो क्या है, बैंक मुद्रा या फिर साख मुद्रा। अब देखिए ये क्या होती है, तो बैंकों के द्वारा जारी किए गए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के रूप में साख मुद्रा या फिर प्लास्टिक मुद्रा का चलन जो है वो वर्तमान में बढ़ गया है। तो इसको हम जो है देख सकते हैं, है ना। 2 सेकंड रुकिए जरा, हम कर ले एक बार। ओके, ठीक हो गया, चलो स्टार्ट करते। तो ये जो था हमारा क्या था, मुद्रा का उद्गम था और मुद्रा का विकास। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे की स्लाइड देख लेते हैं। आगे हमारे पास है मुद्रा के कार्य। देखो मुद्रा के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक कार्य और द्वितीयक अथवा गौण कार्य। इसी को मुद्रा के सहायक कार्य भी कहते हैं। प्राथमिक कार्य में 2 कार्य आ जाते हैं हमारे पास, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक या फिर मूल्य की इकाई। द्वितीयक कार्यों में आ जाता है स्थगित भुगतानों का मापक यानी भविष्य में होने वाले भुगतान, और मूल्य का संग्रह अथवा भंडारण या फिर संचय। देखते हैं इनको डिटेल में। पहला हमारे पास जो प्राथमिक कार्य है, तो मुद्रा के जो प्राथमिक कार्य हैं इसमें मुद्रा के उन सभी महत्वपूर्ण कार्यों को शामिल किया गया है जिनके कारण मुद्रा का निर्माण हुआ था। और ये कारण, सबसे पहला कारण क्या था, विनिमय का माध्यम। तो विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का अर्थ है इस प्रकार इसका प्रयोग जो है वस्तुओं एवं सेवाओं के सभी लेन देन में भुगतान हेतु किया जा सकता है। यानी मुद्रा का यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वस्तु एवं सेवाओं का लेन देन करना, क्योंकि इसमें सामान्य स्वीकृति का गुण पाया जाता है, इसलिए सभी विनिमय मुद्रा के रूप में किए जा सकते हैं। और इस कार्य से आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, जो कि अभी हमने पढ़ा था, वस्तु विनिमय प्रणाली की जो सबसे बड़ी कमी थी, तो उसके अभाव को जो है, मुख्य समस्या को इसने क्या किया है, खत्म किया है और वस्तु विनिमय प्रणाली की अन्य असुविधाओं को भी दूर किया है मुद्रा ने। इसका जो सेकंड कार्य है, प्राथमिक कार्य, वो है मूल्य का मापक या फिर मूल्य की इकाई। तो मूल्य के मापक के रूप में मुद्रा से अभिप्राय है कि यह एक ऐसे सामान्य इकाई के रूप में कार्य करती है जिसके रूप में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को व्यक्त किया जा सकता है। और भारत में यह क्या है, रुपए। भारत में हम हर प्रकार की वस्तु एवं सेवाओं को रुपीज में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को एक कीमत के रूप में संक्षिप्त करने और उनके बीच में विनिमय दर को ज्ञात करने के लिए भी मुद्रा जो है आवश्यक है। तो इससे हम वस्तुओं की तुलना कीमतों के रूप में आसानी से कर सकते हैं।
द्वितीयक कार्य देखते हैं। द्वितीयक कार्य से अभिप्राय मुद्रा के उन कार्यों से है जो प्राथमिक कार्य के पूरक है। पूरक है मतलब प्राथमिक कार्यों के साथ साथ चलते हैं। यह कार्य जो है प्राथमिक कार्यों से ही प्राप्त किए गए हैं, इसीलिए इन्हें व्युत्पन्न कार्य भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिए कि व्युत्पन्न कार्य किसे कहते हैं, द्वितीयक अथवा गौण कार्यों को हम व्युत्पन्न कार्य कहते हैं। अब इसमें पहला पॉइंट हमारा क्या है, स्थगित भुगतानों का मापक। तो स्थगित भुगतानों के मापक के रूप में मुद्रा से अभिप्राय उन सभी सौदों से है, सौदों के मापक के रूप में है जो कि भविष्य में होने हैं। तो भविष्य में जितना भी भुगतान होंगे उसे हम क्या कहेंगे, स्थगित भुगतानों का मापक। प्रत्येक दिन ऐसे हजारों सौदे होते हैं जिनमें भुगतान हम तत्काल नहीं कर सकते, भविष्य में किया जाता है। तो मुद्रा ऐसे सौदों को प्रोत्साहन देती है और देश में पूंजी निर्माण, देश के आर्थिक विकास में सहायता करती है। मुद्रा का अंतिम कार्य है मूल्य का संग्रहण अथवा संचय। अब देखिए, मूल्य के संचय से अभिप्राय मुद्रा के प्रयोग क्रय शक्ति को वर्तमान से भविष्य में हस्तांतरण करने की शक्ति है। यानी अभी हमारे पास कुछ पैसे हैं, इसको हमें क्या करना है, इकट्ठा करना है, ताकि हम इसकी जो क्रय शक्ति है इसका इस्तेमाल भविष्य में कर सकें। इसे हम क्या कहेंगे, मूल्य का संचय अथवा संग्रह। तो मुद्रा धन के संग्रहण का एक तरीका है। धन के संग्रहण को हम अन्य रूपों में भी कर सकते हैं, जैसे भूमि हो गया, है ना, सोना हो गया, चांदी हो गया, शेयर्स हो गए। लेकिन मुद्रा जो है ये सबसे अधिक मितव्ययी, मितव्ययी का मतलब होता है सस्ता और सुविधाजनक है। सबसे ज़्यादा सस्ता है इसको इकट्ठा करना और सुविधाजनक है, आसानी से किया जा सकता है। तो ये हमारे पास क्या थे, मुद्रा के कार्य थे। दो टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है, वस्तु विनिमय प्रणाली, उसकी कमियाँ, और मुद्रा के कार्य। आगे देखते हैं मुद्रा के रूप। तो मुद्रा के बहुत सारे रूप हैं, हमारे सिलेबस में हमें 4 रूप को पढ़ना है, तो हम इन्हीं पे फोकस करेंगे। आदेश मुद्रा, न्यास मुद्रा, पूर्णकाय मुद्रा और साख मुद्रा। आदेश मुद्रा और न्यास मुद्रा को देखते हैं। देखो नाम से ही क्लियर है, आदेश मुद्रा है ना, यानी ये जो मुद्रा है सरकार के आदेश के द्वारा जारी की जाती है और इसमें सभी प्रकार के नोट और सिक्कों को शामिल किया जाता है जिन्हें देश के लोग कानूनी तौर पे विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य होते, मजबूर होते। यानी आदेश मुद्रा, सरकार के आदेश से जो भी मुद्रा चल रही है हम इसे स्वीकार करने से मना नहीं कर सकते, और भारत में ये क्या है, रुपए है, कई बार बताया मैंने आपको। अगला है हमारे पास न्यास मुद्रा। न्यास मुद्रा वह होती है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार तो की जाती है, लेकिन क्यों की जाती है, क्योंकि यह प्राप्तकर्ता, लेने वाले, और अदाकर्ता, देने वाले के बीच में परस्पर विश्वास पर आधारित होती है। इसीलिए इसको सरकार के द्वारा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए चेक, चेक जो है वो लेने वाले, चेक को स्वीकार करने वाले और अदाकर्ता के बीच में विश्वास पे आधारित है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, न्यास मुद्रा कहेंगे। अगला है हमारा पूर्णकाय मुद्रा और साख मुद्रा। देखिए पूर्णकाय मुद्रा, पहले इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कॉइन है ना, एक सिक्का है हमारे पास, और इस सिक्के के ऊपर 5 रुपये लिखा हुआ है, यानी इस सिक्के का जो अंकित मूल्य है वो क्या है, 5 रुपये है। पर अगर हमने ये सिक्के की जो भी धातु है, हमने इस धातु को पिघला दिया और हमारे पास एक ऐसे धातु सा मिल गया है ना, और इस धातु को हम बाजार में बेचने गए। अगर हमें इस धातु को बेचने के बाद 5 रुपये पूरे के पूरे मिल जाएंगे, तब हम इसे क्या कहेंगे, पूर्णकाय मुद्रा। पर क्योंकि अब आपको पता है वर्तमान में जो 5 रुपये का सिक्का है उसके धातु का मूल्य पूरा 5 रुपये नहीं है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे फिर, साख मुद्रा। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। देखो, पूर्णकाय मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है जो सिक्कों के रूप में होते हैं, और जब यह मुद्रा जारी की जाती है तो इन पर अंकित मूल्य और इनके मौद्रिक मूल्य क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना इसके ऊपर लिखा हुआ है उतना ही इस मुद्रा की जो धातु होंगी उसका मूल्य होगा, ठीक है। तो ये होता है पूर्णकाय मुद्रा। साख मुद्रा देखिए क्या होती है, ऐसी मुद्रा जिसका मौद्रिक मूल्य उसमें प्रयोग की गई वस्तु अथवा धातु के मूल्य से अधिक होती है। उदाहरण के लिए भारत में चल रहे सभी प्रकार के सिक्के साख मुद्रा है। अब देखिए पूर्णकाय मुद्रा में मौद्रिक मूल्य बराबर होगा वस्तु के मूल्य के, और साख मुद्रा में मौद्रिक मूल्य बड़ा होगा, ये ज़्यादा होगा वस्तु के मूल्य से। आगे देखते हैं, ये मुद्रा का हमारे पास क्या हो गए, प्रकार हो गए। मुद्रा की पूर्ति, देखिए मुद्रा की पूर्ति जो है इसका मतलब पहले हम एक इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं, फिर हम अपने इकोनॉमिक्स के टर्म में देखेंगे। तो हमारे पास अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के अंदर जो है जितने भी व्यक्ति हैं, सभी व्यक्तियों के पास, चाहे कोई भी हो, तो अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्तियों के पास जितनी भी प्रकार की मुद्राएं हैं, चाहे ये कहीं पे भी हो, है ना, अर्थव्यवस्था के अंदर सभी व्यक्तियों के पास जितनी भी मुद्रा है उन सबको जब हम टोटल कर देते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है। ठीक है, समझते हैं डेफिनेशन से। मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय एक निश्चित समय पर किसी देश के लोगों के पास
कुल मुद्रा के स्टॉक से है, इसीलिए यह एक स्टॉक अवधारणा है। समझ में आ गया होगा आपको। एक निश्चित समय में किसी देश के लोगों के पास कुल मुद्रा के सभी स्टॉक। अब मुद्रा की पूर्ति भारत में जो है इसके माप 4 तरीके से किए जाते हैं। माफ नहीं लिखा है, ये माप लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4 तरीके से किए जाते हैं, M1, M2, M3 और M4। M1 देख लेते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ M1 है, पर हम बाकी सबको भी पढ़ेंगे ताकि आपको टर्म्स सारे अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो M1 होता क्या है? यह मुद्रा पूर्ति मापन का सबसे संकुचित, सबसे आसान, है ना, ईजी दृष्टिकोण होता है। इसके अनुसार जो है मुद्रा की गणना, मुद्रा की पूर्ति की गणना कैसे की जाएगी? तो M1 बराबर हमारे पास होता है C प्लस DD प्लस OD। C में हमारे पास जनता के पास करेंसी, सिक्के एवं नोट के रूप में आ जाते हैं। DD में जनता की जो बैंक में मांग जमाए हैं वे आ जाती हैं। जो भी पैसा लोगों ने बैंक में अपना रख रखा है तो उसको हम क्या कहेंगे? DD। OD क्या होता है? अब ये देखो, केंद्रीय बैंक में जनता तो जमा नहीं करेगी, तो केंद्रीय बैंक के पास जितनी भी अन्य सभी जमाएं होती हैं वो हमारे पास क्या हो जाती है? OD। जब हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? M1, जो कि मुद्रा पूर्ति का सबसे संकुचित दृष्टिकोण है। आगे देखते हैं M2। M2 भी एक संकुचित दृष्टिकोण माना जाता है। इसमें जो है इसकी गणना हम कैसे करते हैं? तो M2 में M1 अभी हमने पढ़ा क्या होता है? C प्लस DD प्लस OD। तो M2 के अंदर M1 आ जाता है। इसके अलावा डाकघर की बचतों को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। M3 अगर पढ़े तो M3 सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला मापक है, भारत में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो M3 को हम क्या कहते हैं? समग्र मौद्रिक संसाधन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भले ही आपकी बुक में ना हो पर आप इसे याद करना, MCQ में आ सकता है कि मुद्रा की पूर्ति के किस माप को समग्र मौद्रिक संसाधन कहा जाता है। आप क्या बोलेंगे? M3। और इसको कैसे काउंट करते हैं हम? तो M3 बराबर होता है M1 जमा बैंक के पास निवल सावधि जमाएं। सावधि जमाएं FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट को कहा जाता है, तो आप इसको भी ध्यान पे रखिएगा, भूलना नहीं है। FD फिक्स्ड डिपॉजिट, इसे हम क्या कहेंगे? सावधि जमाएं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखें अगर M4, ये हमारा अंतिम माप होता है मुद्रा का। ये सबसे ज़्यादा तरल है, सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे बढ़िया जो है वो कौन सा माप है? M4 है, ठीक है। इसकी गणना हम कैसे करते हैं? तो M3। अब देखो M3 के अंदर हमारे पास C था, हमारे पास DD था, हमारे पास जो है OD था, इसके अलावा हमारे पास FD था जो बैंकों में जमा था, और अब डाकघर की बचतों को भी ले लिया गया। यानी एक भी चीज़ नहीं छोड़ा गया। अर्थव्यवस्था में जहाँ जहाँ पे मुद्रा हो सकती है सभी चीज़ों को काउंट कर लिया गया, इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा अच्छा जो है मापक माना जाता है। M4 हो गया, ठीक है। तो ये मुद्रा की पूर्ति के माप हो गए थे। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुद्रा की मांग के उद्देश्य। हम लोगों को सभी को मुद्रा की आवश्यकता है, हम सभी मुद्रा की मांग करते हैं, तो हम क्यों करते हैं? तो देखिए इसके 2 उद्देश्य हैं। पहला है हमारे पास सम व्यवहार उद्देश्य, दूसरा है सट्टा उद्देश्य। सम व्यवहार उद्देश्य का मतलब हो गया आपके दैनिक क्रियाएं, ठीक है। आपको आपके दैनिक कामों के लिए, दैनिक क्रियाओं के लिए जो भी मुद्रा चाहिए, व्यवहार में जो भी चाहिए, तो एक व्यक्तियों द्वारा या फिर फर्मों द्वारा अलग अलग सम व्यवहारों को क्रियान्वित करने के लिए मुद्रा की मांग की जाती है। अब ये जो मांग होती है ये हमारे आय पे निर्भर होती है, ब्याज पे नहीं, क्योंकि जो भी हमारी दैनिक क्रियाएं हैं वो तो हमें करना ही करना है, तो इससे ब्याज का कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी आय पर निर्भर करती है। दूसरा उद्देश्य होता है सट्टा उद्देश्य, ठीक है। अब देखिए सट्टा उद्देश्य में व्यक्तियों और फर्मों के द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से इसकी जो है मांग की जाती है, यहाँ पे मुद्रा की मांग की जाती है। इसमें क्या करते हैं? प्रतिभूतियों की कीमत बढ़ने की उम्मीद से खरीद लेते हैं प्रतिभूतियों को, और उनकी कीमत गिरने के पूर्व अनुमान से, गिरने से पहले ही उनको बेच देते हैं। तो क्योंकि ये लाभ कमाने के उद्देश्य से है, इसीलिए यह ब्याज दर पर निर्भर करता है। जिस प्रतिभूति पर मिलने वाला रिटर्न यानी ब्याज दर ज़्यादा होगा उसकी मांग के समय मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी, और जब कम होगा तो उसकी मांग के समय मुद्रा की मांग में कमी आ जाएगी। तो ये हमारा ओवरऑल पूरा चैप्टर था कि मुद्रा हमारे पास क्या है। इस चैप्टर में हमने सारे टॉपिक को कवर कर लिया। वस्तु विनिमय प्रणाली देख लिया हम लोगों ने, मुद्रा देख लिया हम लोगों ने, मुद्रा के कार्य देखे, मुद्रा की पूर्ति, है ना। ये सारा जो है चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट चैप्टर जो है मैं कुछ ही दिनों में अपलोड कर दूँगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।